हेलो। गुड आफ्टरनून ऑल। एक्चुअली मेरा नाम मोनिका कामरा है एंड मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही वर्क करती हूँ नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन में। मैं रोईलॉजी मीडियम के थ्रू एक्चुअली मैं हेल्प करना चाहती हूँ आप लोग को ट्रेनी अकाउंट्स, सीनियर ट्रेनी अकाउंट्स का जो सिलेबस है, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस जो है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। राइट। तो हम लोग का जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, बेसिकली जैसे आप जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट्स हैव ऑलरेडी बीन रिलीज नाउ and exam is on 24th and 25th February. Dates are so near and we have so much less time to cover the entire syllabus. तो आज हम लोग बात करते हैं बेसिकली अकाउंट्स के सिलेबस की। तो बेसिकली हम जानते हैं कि 100 नंबर का पेपर है, राइट। 100 नंबर के पेपर में को दो भागों में बांटा गया है, 30 नंबर का एंड 70 नंबर का। तो जो 30 नंबर का पेपर है, 30 नंबर का पेपर जो है वो जनरल पेपर है। जनरल पेपर में जैसे आपके क्या है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स है, कंप्यूटर्स हैं एंड जीके है, राइट। एंड 70 नंबर का जो पेपर है वो 70 नंबर का पेपर इज सब्जेक्टिव नॉलेज, यानी जो प्रिस्क्राइब अकाउंट्स का सिलेबस है उसमें से 70 नंबर पूछा जाएगा। अब बात करते हैं पहले तो उस 30 मार्क्स को कवर करने की। तो 30 मार्क्स को जो कवर करना है, ठीक है, दिस इज सेक्शन बी एंड 70 मार्क्स जो है जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, दिस इज सेक्शन ए। तो जो 30 मार्क्स को कवर करना है, 30 मार्क्स में मतलब मैं अपने बारी का बात बताती हूँ। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था आज से 3 साल पहले, तो खैर जैसा आप सब जानते हैं कि पास्ट ईयर पेपर्स अवेलेबल नहीं है कहीं भी, किसी भी वेबसाइट पे। मैंने भी बहुत ट्राई किया था, तो मुझे पास्ट ईयर सिलेबस कहीं, पास्ट ईयर पेपर कहीं मिले नहीं हैं। बट फिर भी एज़ पर माई मेमोरी मैं थोड़ा बता सकती हूँ कि करंट अफेयर्स पूछा गया था। इवन जैसे रिसेंट कोई आपके अवार्ड्स होते हैं या रिसेंट कोई आदमी रिक्रूट हुआ है। अब 30 नंबर के पेपर में क्या है कि आप इसको इस तरीके से बांट लीजिए कि इंग्लिश के 5-6 क्वेश्चन हो सकते हैं, कंप्यूटर के 6-7 क्वेश्चन हो सकते हैं। मुझे याद है कि मेरे में मोर देन 8 और 9 क्वेश्चन क्वांट में से पूछे गए थे। अच्छा, वो क्वांट का पेपर इजी था, आप उसकी फिक्र मत करिएगा। बहुत ही टफ लेवल का वो 30 मार्क्स का नहीं रहने वाला है। हाँ, इंग्लिश का जो इसमें पोर्शन है, इंग्लिश के पोर्शन के लिए आप लोग सिनोनिम एंटोनिम्स पे फोकस करिएगा, थोड़े बहुत ईडियम प्रोवर्ब्स पे थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि आप सभी लोग जो नेशनल सीट्स के लिए अपीयर हो रहे हैं वो और भी फर्दर एग्जाम्स के लिए अपीयर होते रहते हैं। तो दिस 30 मार्क्स जो है, दिस इज अ कॉमन सिलेबस जो हम बाकी एग्जाम्स, चाहे बैंक के हो चाहे एसएससी के हो या और भी जो एग्जाम्स आप देते रहेंगे रहते होंगे, वो 30 मार्क्स में ऑलरेडी कवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं बेसिकली 70 मार्क्स जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स फैच करके लाएगा। 70 मार्क्स जो सेक्शन ए का है, ठीक है, 70 मार्क्स को 3 भागों में बांटा गया है। हम बात करते हैं, पहला कंपनीज अकाउंट्स एंड जनरल अकाउंटिंग पॉलिसीज, दूसरा जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्सेस एंड तीसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। तो आप मान लीजिए कि अगर 70 नंबर का पेपर है तो आप मान लीजिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर ले तो अराउंड 22 to 24 क्वेश्चंस जो है वो हर सेक्शन में से बन सकते हैं, यानी कंपनी अकाउंट्स में भी, टैक्स में से भी और एफएम एंड कॉस्ट में से भी। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्सेस की। आप चाहे तो कहीं लिख सकते हैं इसको अगर आपका मन है। मैं कोशिश करूंगी कि इसका अगर पीडीएफ कहीं अवेलेबल हो सकता है मैं ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्सेस की। मैं एक्चुअली बताऊंगी कि जीएसटी रूल जो है, जैसे आप सब जानते हैं कि जीएसटी आया था 2017 में। अब मेरे हिसाब से आप लोग जीएसटी और डायरेक्ट टैक्सेस के लिए क्या क्या पढ़ सकते हैं, आपको उसके अंदर कोई बहुत इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जीएसटी के ऊपर ज़रूर काम करने का मौका मिलेगा अगर आप इस कॉरपोरेशन का हिस्सा बनते हैं या किसी भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जीएसटी में क्या क्या पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं आप चाहे तो उसे कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो जीएसटी एक्ट की जो डेट है वो कब इफेक्टिव हुई है, किस एक्ट के तहत इफेक्टिव हुई है, वो आप ज़रूर कर सकते हैं। दूसरा, कौन कितनी टर्नओवर की जो लिमिट होती है जिसमें लोगों को जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर करने का कंपलसरी है, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। कोई ऐसी सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट्स जिनको एग्जेम्प्ट किया गया हो वो आप पढ़ सकते हैं, उनके जो सेक्शन नंबर है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जीएसटी एक्ट में तो बहुत सारे सेक्शन, आपको वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे रजिस्ट्रेशन की अब आप बात कर रहे हैं कि हाँ, मान लीजिए ये टर्नओवर का प्रिस्क्राइब्ड है, इस टर्नओवर को जीएसटी में रजिस्टर करने की ज़रूरत है, उसका आप सेक्शन नंबर पढ़ सकते हैं। सेक्शन नंबर आप पढ़ के जाइएगा
ऐसा चांसेस हो सकता है, क्योंकि मैंने जब पेपर दिया था तब जीएसटी लागू नहीं था। अब जीएसटी आ गया है तो काफ़ी चांसेस बन सकते हैं कि शायद वो बेसिक बेसिक सेक्शन के नंबर भी आपसे पूछ सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी है, उस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इफेक्टिव डेट जो है उसको आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, अब जैसा हम सब जानते हैं कि बेसिकली जीएसटी तीन अकॉर्डिंगली बटा हुआ है: सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये डिपेंड करता है आपके प्लेस ऑफ सप्लाई पे और बहुत सारे फैक्टर पे। तो आपको इसके ऊपर कोई बहुत इन डेप्थ रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी की, तो उसका जो एकदम प्रीलिमिनरी पोर्शन होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, उसका क्या सेक्शन नंबर है और वो कैसे लागू होता है, इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। सिमिलरली इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसको हम लोग आईजीएसटी भी बोलते हैं, तो वो आप इंटीग्रेटेड जीएसटी भी पढ़ सकते हैं, उनके सेक्शन नंबर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा आप पढ़ सकते हैं जो मेजर रेट्स हैं जीएसटी के अंदर। आपको एचएसएन कोड एंड एसएसी कोड, जो 2 कोड लिस्ट होती है, वो पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से एक चार्टर अकाउंटेंट को भी नहीं पता होगा। और इवन हम लोग जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं वो भी, हम लोग भी रेफर करते हैं उस शीट को, तो वो बहुत लंबी लिस्ट है। आप एचएसएन कोड एंड एसएसी कोड्स की लिस्ट को मत रटिएगा बिल्कुल भी, उसमें से कोई चांस नहीं बनता है कि क्वेश्चन पूछे। हाँ, लेकिन जैसे जो रेट्स है जीएसटी के, मान लीजिए 1% है, 5% है, 12% है, ये सबको आप पढ़ के जाइएगा। 18% जीएसटी का रेट होता है, उनमें कौन कौन से गुड्स या सर्विसेज है जिनके ऊपर क्या रेट लगता है, बस मोटा मोटी तौर पे आप रेट्स को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आपको जो है बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब हम सब जानते हैं कि जीएसटी एक्ट जो लागू हुआ था, तो जीएसटी एक्ट बेसिकली कैसे आया था? जीएसटी एक्ट बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंबाइन किया गया एंड जीएसटी लागू किया गया था। अब जैसे हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं, वैट में भी हम आईटीसी का कंसेप्ट पढ़ते थे, राइट? वैट में भी पढ़ते थे। आप सबने मेरे हिसाब से, मुझे जिसने ग्रेजुएशन कुछ टाइम पहले की होगी उसने अपना वैट पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो वैट में भी हम आईटीसी की बात करते थे, बिल्कुल वैसा ही ऑलमोस्ट कंसेप्ट है जीएसटी के अंदर। तो आप उसका सेक्शन नंबर और इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली क्या होता है, ये सब आप प्रिलिमिनरी पोर्शन पढ़ के जाइएगा, इन डेप्थ मत पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आप खुद सोच लीजिए कि वो 70 नंबर में आपसे क्या क्या कितना सारा पूछेगा, तो इन डेप्थ के चांसेस नहीं बनते हैं। मेजॉरिटी पोर्शन जो मुझे ऐसा लगता है, या मैं अपनी मेमोरी रिकॉल करके बता सकती हूँ, मेरे टाइम पे इनकम टैक्स रिटर्न में से क्वेश्चन थे। मैं तो सिमिलरली मैं मान सकती हूँ कि जो जीएसटी इस वक्त आया है, जीएसटी में से आपको रिटर्न की ड्यू डेट, रिटर्न का डिपॉजिट करने की, जीएसटी डिपॉजिट करने की क्या डेट होती है, जीएसटी की जो रिटर्न के नंबर होते हैं, जैसे जीएसटीआर 1 है, 3 भी है, और उनकी पर्टिकुलर ड्यू डेट क्या होती है, वो सब आप पढ़ के जाइएगा। और अगर पेनल्टी के ऊपर क्वेश्चन थे, मेरे टाइम पे पेनल्टी के ऊपर क्वेश्चन थे 1-2 जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, तो चांसेस ये बन सकते हैं पूरी तरह कि जीएसटी पे भी आपको ये पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए आपने रिटर्न फाइलिंग में लेट कर दिया, तो अब बताइए क्या इंटरेस्ट लगेगा। मान लीजिए जो ड्यू डेट है उस पर आपने जीएसटी डिपॉजिट नहीं किया, तो बताइए कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना पेनल्टी लगेगा। अब आप पूरे अपील के ऊपर ये सब मत चले जाइएगा, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, तो आपको बहुत इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको किस सोर्स से पढ़ना है। ठीक है, तो रिटर्न का पोर्शन हो गया, टाइम लिमिट का पोर्शन हो गया, पेनल्टीज का पोर्शन हो गया, ये तो हो गया जीएसटी के ऊपर। अब इसमें जो आपको मेन ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हर एक्ट में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आती हैं, चाहे बजट के थ्रू आए चाहे कैसे भी, उन अमेंडमेंट्स को ज़रूर कवर करना। अब आप पूछेंगे वो अमेंडमेंट्स आपको कैसे मिलेगी? आजकल गूगल सोर्स सबसे बड़ा सोर्स है किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता कि भाई मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकता, मैं आपको बोलूँगी पर्टिकुलरली जो आईसीएआई का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो बीओएस नॉलेज पोर्टल होता है, बीओएस बोर्ड ऑफ स्टडीज़ नॉलेज पोर्टल करके आप गूगल पर टाइप करेंगे ना, आईसीएआई बीओएस पोर्टल, तो उसमें आपको बहुत सारे, जैसे आप जानते हैं कि सीए बेसिकली फाउंडेशन कोर्स होता है, आईपीसीसी होता है, और उसके बाद आपका फाइनल कोर्स होता है। तो ये जो आपको पोर्शन मिल सकता है, आपको आईपीसीसी के पोर्शन में मिल सकता है, लेकिन आईपीसीसी का बहुत लंबा सिलेबस है, आप वो सब मत पढ़िएगा जीएसटी को। मेरे हिसाब से जो आपको पढ़ लेना चाहिए, अमेंडमेंट पोर्शन जो है आप आईसीआई के बॉस पोर्टल से पढ़ सकते हैं, या आप गूगल से सर्च कर करके पढ़ सकते हैं, रीसेंट अमेंडमेंट्स इन जीएसटी। और जो आप पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, आप
अपना जो ग्रेजुएशन का, जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीकॉम का एसओएल या डीयू का जो होता है उसका एक पोर्टल है, ठीक है, जिसमें आपको उसके सॉफ्ट कॉपीज पूरे सिलेबस की मिल जाती हैं। आप उस मतलब अपने बीकॉम के सिलेबस को फोकस करिएगा कि वही पढ़ाई किया जाए। ये तो हो गया जीएसटी के ऊपर। फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। डायरेक्ट टैक्सेस आपका बेसिकली क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस में आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ के जाइएगा। अब इनकम टैक्स में आपको क्या पढ़ना है? जो बेसिक कंसेप्ट है इनकम टैक्स के, 5 हेड्स ऑफ इनकम टैक्स जो होता है, जैसे आपका पीजीबीपी, कैपिटल गेन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, ये पांचों आपको इन डेप्थ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसमें से आपको इन डेप्थ नहीं पूछा जाता है कभी भी। चैप्टर 6 से की जो डिडक्शंस हैं, हम सब जानते हैं एटीसी की डिडक्शन, एटी डबल डी की डिडक्शन, एटी डी की डिडक्शन, एटी यू की डिडक्शंस, मेडिकल डिडक्शंस, ये आप ऊपर तौर पे इनकी चैप्टर 6 से की क्या लिमिट्स होती हैं, जैसे कि अब हम सब जानते हैं, जैसे मान लीजिए एटीसी में 1.5 लाख की लिमिट है, ठीक है, ऐसे करके जो है वो सब आप लिमिट्स के ऊपर पढ़ सकते हैं पूरी तरह। अब क्या है कि आपको जो इसमें फोकस करने वाली चीज़ है, अगेन आई एम टेलिंग यू, किसी भी एग्जाम का जो मेन पोर्शन होता है वो अमेंडमेंट्स होता है। जो अभी रिसेंट बजट आया है, जैसा आप जानते हैं कि ऐसा चांस पूरा हो सकता है कि ये जो अभी रिसेंट बजट आया है, इस बजट में से कुछ पूछ लें। हम सब जानते हैं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर तक सरकार ने 2 टैक्स रिजीम निकाली थी, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम, एंड दोनों में कुछ कुछ अंतर था। स्लैब रेट का अंतर था। स्लैब रेट के बाद जो आपकी न्यू टैक्स रिजीम है उसमें चैप्टर 6 से की डिडक्शंस आपको नहीं मिलती हैं, वो सब था। ठीक है, तो आप उनकी बेसिक चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि स्लैब रेट, क्योंकि मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने जब पेपर दिया था अपना, तो उसमें इनकम टैक्स में से फाइल रिटर्न के ऊपर क्वेश्चन थे, पेनल्टी के ऊपर क्वेश्चन थे, इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन थे, तीसरा टाइम लिमिट पे क्वेश्चन हो सकता है, और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा याद आ रहा है कि टैक्स कंप्यूट करने को पूछा गया था कि मान लीजिए उसकी ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी से इतनी है, पीजीबीपी से इनकम इतनी है, ये उसकी चैप्टर 6 से की डिडक्शन है, इतना उसका ईपीएफ है, तो बताइए उसका टैक्स ये स्लैब रेट के अंदर कितना होगा। ठीक है, वो सब आप पढ़ के जाइएगा। स्लैब रेट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करना बहुत इजी हो जाएगा। आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि स्लैब रेट पेपर में दिया होगा, जी नहीं, स्लैब रेट में से क्वेश्चन आ सकता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इनकम टैक्स की रिटर्न, उसकी ड्यू डेट, उसकी पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। ठीक है, आप टीडीएस के रेट, अब जैसे क्या है कि इनकम टैक्स को पढ़ने का सबसे आसान सोर्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, कि आप चाहे तो बीओएस, जो आईसीआई का बीओएस नॉलेज पोर्टल है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर समय कम है तो मेरे ख्याल से आप अपने कॉमर्स की जो बुक्स हैं उनको फोकस करिएगा। यानी अब क्या है, मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि किसी को ज़माने हो सकते हैं, उसने ग्रेजुएशन पढ़ी हो, मैंने अपनी ग्रेजुएशन मान लीजिए 13 में कंप्लीट की या 14 में कंप्लीट की, जब भी कंप्लीट की उस टाइम से और आज के टाइम में बहुत अमेंडमेंट्स आ गई हैं, हम सब जानते हैं। इनकम टैक्स में, जीएसटी में, हर लॉ में अमेंडमेंट्स आ जाती हैं। तो बेसिकली आप जो अमेंडमेंट, अब जैसे टीडीएस के रेट है, टीडीएस के रेट हम सब जानते हैं कि टीडीएस के रेट कम किए गए हैं। अभी कोविड पैंडेमिक के चलते काफ़ी सारे रेट्स में बदलाव किया गया है, पेनल्टीज़ में बदलाव किया गया है, इंटरेस्ट में बदलाव किया गया है। आप उन रेट्स को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। टीडीएस रेट्स को कम किया गया है 25% किसी भी सेक्शन में, चाहे 194C उठा लीजिए, कोई भी 194N उठा लीजिए, सब में 194J उठा लीजिए, 194I उठा लीजिए, ये सब में 25% रेट को कम कर दिया गया है। तो आपके ऊपर चांस ऐसा हो सकता है कि आपको मान लो पूछ लिया जाए 194C में ओल्ड इतना है तो न्यू कितना होगा। ठीक है, तो उन रेट्स को, टीडीएस के प्रोविजंस को आप कवर करके जाइएगा कि टीडीएस डिपॉजिट करने की डेट क्या होती है, 7 तारीख होती है, राइट, रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या होती है, तो आप वो सब करके जाइएगा। और सिमिलरली उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो लेट फाइलिंग फीस है या लेट फाइलिंग पेनल्टीज़ हैं उनको आप कवर करके जाइएगा। तो ये तो बात हुई जीएसटी एंड इनकम टैक्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं आपका मोटा मोटी तौर पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, तो एफएम जो है बेसिकली कुछ भागों में बांटा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें आपका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन में आपका आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न। अब ये आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, आप चाहे तो बीओएस पोर्टल फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय शॉर्ट है और आपको पता है आप इतना नहीं कवर कर पाएंगे, तो इसको आप कवर कर लीजिएगा अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से। एफएम में कोई चेंज नहीं हुआ है,
आपने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने पढ़ा होगा पहले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आज भी वही है, फॉर्मूले वही हैं। मैं आपको बता रही हूँ टीवीएम के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे टाइम पे शायद था, एंड आप इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बहुत फोकस करिएगा। कॉस्टिंग एंड एफएम ये दोनों ही पोर्शन ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली आप करके देखिएगा। जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, ये सब आप पोर्शन, टीवीएम कैसे निकाला जाता है प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकल पोर्शन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आप कवर करिएगा। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न है। फिर वो तो कैपिटल बजटिंग है। कैपिटल बजटिंग में आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीवी कैसे निकाला जाता है, ठीक है, एनपीवी जिसका हायर हो, कैसे किसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक, हम सब ने पढ़ा हुआ है। जिसका एनपीवी हायर होता है वो अच्छा हुआ, एनपीवी लोअर हुआ तो कम हुआ। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तीसरा आपकी, ये पहला हो गया इंट्रोडक्शन कैपिटल बजटिंग। तीसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन आपकी लीवरेज एनालिसिस। लीवरेज एनालिसिस क्या होते हैं, जैसे आपकी ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज हो गया। देन ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन हो गया, राइट। चौथा आ गया आपका डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस में आपके मॉडल्स जो होते हैं, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, मोदिग्लानी मिलर अप्रोच हो गया, ठीक है, ये सब आप पढ़ के जाइएगा। फिर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल में ऑपरेटिंग एंड कैश साइकिल, मुझे याद है कि मेरे में शायद एक कैश साइकिल के ऊपर क्वेश्चन था, मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ऑपरेटिंग एंड कैश साइकिल को पढ़ के जाइएगा। रिसीवेबल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब आप पढ़ के जाइएगा। अब इसको पढ़ने का सबसे अच्छा सोर्स जो है, आप अपनी ग्रेजुएशन बुक्स को ही रेफर करिए। हम सब ने अपनी ग्रेजुएशन में एफएम का सब्जेक्ट पढ़ा ही पढ़ा है। आप उनके प्रैक्टिकल फॉर्मूले घोट मारिएगा, क्योंकि फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सब ऐसा है जो आपको नंबर फैच कराएगा ही कराएगा। अगर आपको, और ये आपसे कोई इनडेप्थ नहीं पूछेगा सीए की तरह। आप में से हो सकता है कोई लोग सीए भी कर रहे हो, आपसे सीए में इनडेप्थ नहीं पूछेगा, आपको बिल्कुल बेसिक पूछेगा कि हाँ बताइए ये चीज़ है, ये चीज़ है, बताइए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालना है, पे बैक पीरियड कैसे निकालना है। तो इसके ये इतना बेसिक है कि मेरे ख्याल से एफएम इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आप फॉर्मूला रट के चले जाए तो हो जाएगा। तो आप ग्रेजुएशन को इसमें रेफर करिएगा, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स नहीं आती है, इसलिए ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट हुआ। अब हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को भी जो बांटा गया है वो बांटा गया इंट्रोडक्शन पोर्शन में। इंट्रोडक्शन हो गया आपका कॉस्ट कंसेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर आते हैं आपके मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट हो गया लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, आप समझ रहे हैं। इन्वेंट्री सिस्टम जो हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे मेरे पे क्वेश्चन आया था। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो फॉर्मूले होते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम सब ने पढ़ा हुआ है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूले भी आप फॉर्मूला रट जाइएगा। चांसेस आर आपसे लेबर पे, मटेरियल पे, ये सब पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पूछा जा सकता है। ये तो हो गया कॉस्टिंग का, ठीक है। अब लेबर में भी आइडल टाइम, ओवर टाइम, लेबर टर्नओवर, ये सब आप पढ़ के जाइएगा। ये तो मोटा मोटी पोर्शन हो गया कॉस्टिंग का, राइट। तो अभी हम लोगों ने कवर कर लिया है इनकम टैक्स एंड जीएसटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने आपको बताया है ये सभी का सभी सोर्स जो है पढ़ने का, आप अपने ग्रेजुएशन बुक्स को रेफर करिएगा, एक्सेप्ट इनकम टैक्स एंड जीएसटी, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट्स आई हैं। तो जिन्होंने पुराना इनकम टैक्स पढ़ा है, मैं अगेन बोलूँगी आप अमेंडमेंट्स गूगल से या फिर आप आईसीआई की बीओएस नॉलेज पोर्टल से उसको कवर करके जाइएगा। अमेंडमेंट्स में से चांसेस आर क्वेश्चन पूछेगा। और जो बजट होता है, बजट आप भूलिएगा भी मत, बजट आपको पढ़ के ही जाना है, बजट में से क्वेश्चन आएगा। बजट आपको जीके में भी हेल्प करेगा, आपकी करंट अफेयर पोर्शन में। और बजट आपको इनकम टैक्स में जो रिसेंट अमेंडमेंट्स आई होंगी, क्या ख़त्म कर दिया है, क्या रेट्स में चेंज आए हैं, उनमें भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने आखिरी पोर्शन पे, जो कि है कंपनी अकाउंट्स एंड जनरल अकाउंटिंग पॉलिसीज़। कंपनी अकाउंट्स एंड जनरल अकाउंटिंग पॉलिसीज़। तो अब हम बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स के बारे में। तो बेसिकली कंपनी अकाउंट्स क्या होता है, हम सबका जो ग्रेजुएशन का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो पोर्शन था, मेरे ख्याल से हम सब ने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई है। नहीं पढ़ी है तो अगेन आई एम टेलिंग यू, दिल्ली यूनिवर्सिटी का या किसी भी यूनिवर्सिटी का बीकॉम का या बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस जो है
वो आप ऑनलाइन उसके पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। आप एक दिन निकालिए, मैं आपको बोलती हूँ आप 2 दिन निकालिए, 2 दिन एफएम एंड कॉस्टिंग को दीजिए। फॉर्मूले रट के चले जाइए बॉस, फॉर्मूले रट के चले जाइए, फॉर्मूले रट के चले जाइए। आप 2-3 दिन निकालिए। अब आपके पास समय नहीं है तो आप 3-3 करके सबको बांट लीजिए कि भाई मैंने 3 दिन अपना कॉस्टिंग एंड एफएम। मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप कॉस्टिंग एंड एफएम से शुरुआत करिएगा। वो स्कोरिंग है, फॉर्मूला बेस्ड है, एंड आपके नंबर भी दिलाएगा। कम से कम 15 से 20 नंबर आप कॉस्टिंग एंड एफएम से एक्सपेक्ट करके जाइएगा। तो 20 नंबर बहुत बड़ा होता है, 70 में से 20 एंड 25 नंबर। तो आप इसको सबसे पहले शुरू कर लीजिए। 3 दिन का टारगेट मान लीजिए कि 2-3 दिन में मैंने अपना कॉस्टिंग एंड एफएम को कंप्लीट करना है, कैसे भी करके भाई। अपने जान प्राण लगा दीजिए, अपना भूख प्यास मिटा दीजिए। लेकिन चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बुक को रेफर कर सकते हैं, अरिहंत की बुक को रेफर कर सकते हैं, बशर्ते रिलायबल सोर्स हो। अगेन आई एम टेलिंग यू, वो सोर्स रिलायबल होना चाहिए। या सबसे बढ़िया सोर्स किसी भी बुक का आईसीएआई का पोर्टल ही होता है बॉस। वो बहुत अच्छा पोर्टल होता है क्योंकि जो भी किताबें वो सब आईसीआई को ही रेफर करती हैं, आप सब समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अपने कंपनीज अकाउंट्स के ऊपर। कंपनीज अकाउंट्स एंड जनरल अकाउंटिंग पॉलिसी। कंपनी अकाउंट्स में आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स की जो अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, जैसे कि बोनस शेयर, राइट शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स। इनकी जो जर्नल एंट्रीज हमने पढ़ी थी, अकाउंटिंग एंट्रीज हम सब ने पढ़ी हुई है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की जर्नल एंट्री क्या होती है, रिडम्पशन रिजर्व होता है, डिबेंचर रिजर्व होता है, ठीक है। तो उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज को आप पढ़ लीजिएगा। चांसेस आर वो आपसे ऐसे पूछ लें कि मान लीजिए रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, तो अगर ये पोर्शन को डेबिट किया जाता है तो बताइए क्या चीज को क्रेडिट किया जाता है, या इसको क्रेडिट किया जाता है तो बताइए इसको डेबिट क्या हो सकता है। या आपसे जर्नल एंट्री पूछा जा सकता है पूरी तरीके से, ठीक है। और उसके जो एकदम बेसिक अगर कोई एग्जाम्पल आपको मिलता है कहीं भी नेट पे, आप उसको कवर करके जाइएगा। इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, अगेन आई एम टेलिंग यू। दूसरा आपका जो ये तो हो गया अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, जिसमें आपको बोनस, राइट, डिबेंचर्स ये सब के ऊपर पढ़ना है। दूसरा इसका जो पोर्शन है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज को आपको पढ़ना है। बेसिकली आपके जो कंपनीज एक्ट के जो शेड्यूल है, पीएनएल, बैलेंस शीट, ये आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उनके शेड्यूल नंबर पढ़ के जाइएगा। देन आपके डेप्रिसिएशन के रेट पढ़ के जाइएगा। डेप्रिसिएशन में से क्वेश्चन बहुत हद तक चांस है, मेरे में एसएलएम डब्ल्यूडीवी के ऊपर क्वेश्चंस थे मेरे टाइम पे, तो आप डेप्रिसिएशन को पढ़कर जाइएगा, ठीक है। देन आपका तीसरा पोर्शन है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अगेन आई एम टेलिंग यू, AS3 जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। उसमें आप 1 घंटा भी बैठेंगे तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को कवर कर लेंगे बॉस। तो AS3 जो है आईसीएआई का, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है, आप IPCC का मटेरियल निकालिएगा। BOS नॉलेज पोर्टल पे जाइएगा। BOS नॉलेज पोर्टल पे जाके आपको वहाँ पे ओल्ड स्कीम है, न्यू स्कीम होगा, ठीक है। तो आप कोई भी स्कीम में चले जाइएगा, उसमें जो IPCC का जो पोर्शन होता है, IPCC बेसिकली ये सारा पोर्शन जो सीनियर ट्रेनी एंड ट्रेनी का है, ये सब IPCC आपके BCom से ही आने वाला है पूरा पेपर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आप AS3 रेफर करिएगा, ठीक है, जो ICI ने इशू किया है। चौथा एमलगमेशन के लिए भी जो AS14 रेलेवेंट AS है, ठीक है, उसको, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंड AS आया है। मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप सबको अकाउंट्स के बारे में पता है कि नहीं पता है, लेकिन इंड AS भी लागू हो रहे हैं। तो जैसे AS का जो कॉरेस्पॉन्डिंग इंड AS नंबर होगा वो आप पढ़कर जाइएगा, ठीक है। एमलगमेशन में आपको परचेज कंसिडरेशन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, एमलगमेशन की अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो पढ़कर जाइएगा। और उसके बाद आपने पढ़ना है होल्डिंग एंड पेरेंट कंपनी की अकाउंटिंग। उसका भी जो रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंड AS होगा वो आप पढ़कर जाइएगा, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कंपनीज अकाउंट्स एंड जनरल अकाउंटिंग पॉलिसीज में आपको क्या क्या पढ़ना है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एमलगमेशन एंड अकाउंटिंग फॉर होल्डिंग एंड पेरेंट कंपनी। ओके, जनरल अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको ये सब आ जाएगी। अब जनरल अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या होता है, आप एकदम जो बेसिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स पढ़ते थे ना, अपनी 12वीं की किताब भी उठा लीजिएगा बॉस, 12th की किताब भी उठा लीजिएगा। इवन जो मैं आपको शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर की एंट्रीज बोल रही हूँ, उसके लिए आप अपनी 12th क्लास की बुक्स भी रेफर कर सकते हैं। दे वर द बेस्ट बुक्स, दे वर द बेस्ट फॉर मेकिंग अ साउंड बेस।
आप उनको रेफ़र करके जाइएगा। बाकी मेरे ख्याल से मैंने ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया है। आप अगेन मैं आपको बता रही हूँ, आईसीआई का पोर्टल रेफ़र करिएगा। आपकी ग्रेजुएशन में किसी भी यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने पढ़ा उसको रेफ़र करिएगा, स्पेशली फॉर एफएम एंड कॉस्टिंग, क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, उनको रेफ़र करिएगा। अमेंडमेंट्स के लिए आप आईसीआई का पोर्टल रेफ़र कर सकते हैं, या गूगल सबसे अच्छा सोर्स गूगल भी है, राइट। गूगल रेफ़र करिएगा। बाकी मोटा मोटी तौर पे आपका जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्स ऐसा है जिसमें अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। आप बजट रेफ़र करिएगा, तो अमेंडमेंट्स पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बाकी आई थिंक मैंने सब कवर कर दिया है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू गाइज, जो लोग भी अकाउंट्स के लिए या किसी भी स्ट्रीम के लिए अपीयर हो रहे हैं। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि किसी भी वे में अगर आपकी हेल्प हो पाई है तो प्लीज़ आप रोहीलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसको बेल बटन दबा के नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करिएगा। इट्स अ वेरी गुड चैनल एक्चुअली। व्हेन रोहित अप्रोच्ड मी फॉर अकाउंट्स, तो मैंने बोला कि आई शुड एक्चुअली हेल्प मैनी पीपल, बिकॉज बहुत लोग को सोर्सेज नहीं पता है, एंड आई माई सेल्फ एम वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो मे बी मैं आपकी शायद कोई हेल्प कर सकती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर करियर। एंड आप बताइएगा ज़रूर, अगर किसी भी वे में अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कवर करूँ, मान लीजिए आपको अभी भी समझ नहीं आया कि इनकम टैक्स में आप किसी चीज़ पे थोड़ा डाउट है, जीएसटी में आपको किसी चीज़ के ऊपर डाउट है, तो आप ज़रूर रोहीलॉजी चैनल मीडियम के थ्रू करिएगा। बाकी दिस इज़ मोनिका कामरा साइनिंग ऑफ राइट नाउ, एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। बाय।